हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का 16वां लेक्चर रहने वाला है और जिसमें हम पढ़ेंगे संघ एनेलिडा के लक्षण। ठीक है, हमने तीन संघ पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं एनेलिडा, इसके बाद मोलस्का की। इस प्रकार हमारे ये जो क्लास चल रही है अपने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उनके जो जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, सामान्य लक्षणों को पढ़ रहे हैं, उनमें हमारा ये पांचवी क्लास रहेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 क्लास अपलोड कर ली है, ये अपनी पांचवी क्लास है और ऐसा देखा जाए तो ये 16वां लेक्चर है। ठीक है, तो संघ एनेलिडा के लक्षणों को एक बार सामान्य रूप से समझते हैं और हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार बनेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं संघ एनेलिडा के लक्षणों की। पहला जो लक्षण है, इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय द्विपार्श्वीय यानी बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल सममिति होते हैं, यानी सममिति में सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इनका उत्सर्जी अंग नेफ्रोडिया कहलाता है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है कि हम ये पूछ सकता है कि किस संघ के जो जीव होते हैं उनमें जो उत्सर्जी अंग होता है उनको नेफ्रोडिया या उत्सर्जिका कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने नेफ्रोडिया लिखा है और उत्सर्जिका भी कहते हैं। जनन अंग या फिर इनमें लैंगिक जनन अंग होता है। ठीक है, सॉरी, यानी जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन होता है। जंतु पाए द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, लेकिन एक लिंगी भी हो सकते हैं। प्राय यानी अधिकांश जंतु कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं या उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी हो सकते हैं जो एक लिंगी होंगे। इसके बाद बात करते हैं, ये जंतु अंडज होते हैं। कैसे? अंडज का मतलब क्या होता है, अंडे देने वाले। ठीक है, और ये अंडे ऐसे लिख सकते हैं हम, और ये अंडे अंड कवच में होते हैं। किस में होते हैं? अंड कवच में रहते हैं, अंड कवच में होते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और उदाहरण है केंचुआ और जौ। अब एक बार मैं इसको वापस समझाता हूँ, फिर एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। देखो, पहला आप हेडिंग लिखे संघ एनेलिडा के लक्षण, इसको साथ में समझते हुए लिख लेंगे। ठीक है, देखो ये मोस्ट ऑफ चीजें, देखो ये कोई ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। संघ त्रिस्तरीय बाइलेटरल है, नेफ्रेडिया है, बाइलिंगी है, इसके बाद उभयधर्मी है, अंडज होते हैं। ये चीजें ज्यादा कोई रटने की नहीं है और जो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा याद हो जाएगा आपको। लेकिन इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 1-2 क्लास में मैंने बताया था। ये लिखने का रीजन यही रहता है कि तो बायो में सबसे पहली बात 2 चीजें होती है। एक तो है बहुत सारी थ्योरी। ठीक है, अगर एक एक लाइन में लिखने जाऊं उन्हें काफ़ी टाइम भी जाता है। ठीक है, तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी हम कम टाइम में, मैं आपको थोड़ा इसलिए टाइम भी दे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को कवर कर सके और मैं आपको बता सकूं कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। एफर्ट यही होता है। ठीक है, कि इस तरह से नोट्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन अपना एफर्ट ये है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है वो चीज़ें हमें देखनी है। तो आइए समझते हैं इसको। देखो, संघ एनेलिडा के लक्षण, आप हेडिंग लिख लें। ठीक है, 3 तो हमने पढ़ लिए थे लगभग और ये अपना चौथा हो जाएगा। संघ एनेलिडा के लक्षण, इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय द्विपार्श्वीय बाइलेटरल सममिति वाले होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिखे आप। इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय बाइलेटरल द्विपार्श्वीय सममिति वाले सिमेट्री वाले होते हैं। पहला पॉइंट लिख लिया होगा आपने कि ये जंतु होते हैं त्रिस्तरीय होते हैं, द्विपार्श्वीय सममिति वाले होते हैं। बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, ज़्यादा अगर याद नहीं रखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ से कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनका उत्सर्जन नेफ्रेडिया होता है। सिंपल सा याद रखो, नेफ्रेडिया किस में होता है? एनेलिडा में। नेफ्रेडिया जो एनेलिडा के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं, ठीक है, जितने भी आते हैं उनमें उत्सर्जिक जो अंग होता है उसको नेफ्रेडिया या उत्सर्जिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको उत्सर्जिका। इनको उत्सर्जिका या नेफ्रेडिया भी कहते हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है बस। उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया कहलाता है या उत्सर्जिका कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लिया आप कि इनका उत्सर्जिंग होता है, इसको उत्सर्जिका या नेफ्रेडिया कहते हैं, उत्सर्जिका या नेफ्रेडिया। थर्ड पॉइंट लिखे आप, जनन अंग। ठीक है, तो इनके जनन अंग लैंगिक जनन होता है, जनन अंग नहीं, सॉरी, जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है?
लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक और आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, ये जहाँ टॉपिक आएगा इसको हम क्लियर जरूर करेंगे। अभी लिखे आप जनन की प्रक्रिया या जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। त्रिस्तरीय बाइलेटरल सिमेट्री वाले नेफ्रेडिया या उत्सर्जिका कहलाता है। तीसरा है जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। चौथा पॉइंट लिखें, जंतु प्राय द्विलिंगी बाइसेक्सुअल उभयलिंगी होते हैं लेकिन एक लिंगी भी हो सकते हैं। लिखे साथ में ही, जंतु प्राय द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, ठीक है, उभयधर्मी जिसको कहते हैं, लेकिन एक लिंगी भी हो सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद में ये जंतु अंडज होते हैं और ये अंडे अंड कवच में रहते हैं। अंडज कहने का मतलब देखो, जरायुज का मतलब होता है बच्चे को जन्म देने वाला, अंडज का मतलब होता है अंडे देने वाला, और अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो इस प्रकार इनका जीवन चक्र चलता है। तो 5वां पॉइंट लिखे आप, ये लिख लिया होगा आपने, जंतु प्राय द्विलिंगी बाइसेक्सुअल उभयलिंगी होते हैं लेकिन एक लिंगी भी हो सकते हैं। इस प्रकार 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। ये जंतु अंडज होते हैं। कैसे होते हैं, अंडज, और अंडज का मतलब होता है अंडे देने वाले, और जरायुज का मतलब होता है बच्चे को जन्म देने वाले, और ये अंड कवच में होते हैं। ये अंडे किस में होते हैं, अंड कवच में होते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण रहेगा वो एग्जाम्पल केचुआ और जोंक। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिए, केचुआ और जोंक। देखो अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, सीधा सब पूछ सकता है कि संघ एनेलिडा के अंतर्गत आने वाले जो जीव जंतु होते हैं या जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग को क्या कहा जाता है, या उनमें निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उत्सर्जिका या नेफ्रेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जिका या नेफ्रेडिया कहते हैं। ये हो गया, बाकी ये सारी कॉमन चीजें हैं। अब बात करते हैं अंडज होते हैं, ये पूछ सकता है मैं संघ एनेलिडा में मतलब किस तरह से पूछ सकता है, वो अंडज हैं, जरायुज हैं, दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हो गए। देखो इस तरह से पूछ सकता है, ए दिया ऑप्शन कि संघ एनेलिडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतु अंडज होते हैं, बी दे दिया जरायुज होते हैं, सी दे दिया दोनों हो सकते हैं, डी दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे टाइम में हम याद रखना ये अंडज होते हैं। और इसके बाद में एग्जाम्पल तो हमें याद रखने ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन किससे बनते हैं, एग्जाम्पल से और सीधा, ठीक है। ये ले लेगा केंचुआ, एग्जाम्पल दे देगा, केंचुओं को निम्न में से किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, दे देगा आपको, मोलस्का दे देगा, ऑर्थोपोडा दे देगा, एनेलिडा दे देगा, फिर इकाइनोडर्मिटा दे देगा। तो इन चारों में से किस में रखा जाता है, तो केंचुए को एनेलिडा के अंतर्गत रखा था, तो जोको को एनेलिडा के अंतर्गत रखा था। अब देखिए, देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ देखो जो एग्जामिनर है वो भी इतना ज़्यादा मतलब नहीं पूछेगा कि ऐसे कोई जीव जंतु जो हमने हमारे जीवन में नाम ही नहीं सुने, तो वो इतना भी मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल पूछेगा जो मिलते जुलते हैं, जो हमें अपने दैनिक जीवन में कई बार याद, जैसे किसी मक्खी का है मतलब, ठीक है, केंचुआ है, जोक हमने सुने हैं, ठीक है। इसके बाद पैरामीशियम के बारे में हम कई अमीबा के बारे में पैरामीशियम 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल ही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं उटपटांग नाम दे दिया आपको और ये किसके अंदर रखा जाता है, तो फिर तो वो क्वेश्चन ही मतलब टफ हो गया, कोई सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखें, केंचुआ और जोक को संघ एनेलिडा के अंदर रखा जाता है। संघ एनेलिडा में निम्न में से किसको रखा जाता है, तो केंचुआ और जोक को। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, एक बार इन 5 पॉइंट को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझा भी दिया। नेफ्रेडिया उत्सर्जिका कहते हैं, अंडज होते हैं, और जोक और केंचुआ आपके किसके अंतर्गत, एनेलिडा के आते हैं। तो कुछ बाकी रह गया है, तो जल्दी से आप इसको उतारिए, इसको रफ कर दिए। मैं संघ एनेलिडा का क्लासिफिकेशन पूरा लिख के आपको समझाता हूँ, और आपके देखो आपके नोट्स भी इसके साथ में बन रहे हैं, ठीक है। आपको कोई और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आई थिंक मेरा ये मानना है ये इतना सफिशियंट है लैब असिस्टेंट और 2nd ग्रेड के लिए। अगर कोई बच्चा नहीं, कोई स्टूडेंट है आपका, नहीं कोई भी आपके भाई बहन है, कोई भी जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2nd ग्रेड मैं खुद ही पेपर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे खुद ही 2nd ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसके साथ में 2nd ग्रेड के 1st ग्रेड के लेवल के जो पुराने पेपर हैं उनको देख के लेके आ रहा हूँ ये चीज़ें, तो कोई कमी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो आप इसको जल्दी से उतारिए।
संघ एनेलिडा के लक्षण आपने उतार लिए होंगे। अब बात करते हैं संघ एनेलिडा के वर्गीकरण की, कि संघ एनेलिडा का वर्गीकरण क्या है, कौन से एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं और क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि संघ एनेलिडा का क्लासिफिकेशन क्या है, एनेलिडा का वर्गीकरण क्या है। तो पोलीकिड, ओलिंगोकिड और हिरोडिनिया और आर्की एनेलिडा, तो हमें ये 4 भागों में, यानी इसका क्लासिफिकेशन 4 भागों में कर लिया है। पोलीकिड है, फिर ओलिंगोकिड है और हिरोडिनिया है और आर्की एनेलिडा है। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है हिरोडिनिया। ठीक है, जो हिरोडिनिया है ये किसके अंतर्गत आता है, एनेलिडा के अंतर्गत आता है। तो हमें देखो ये सभी तो याद रखने ही हैं, लेकिन मैं सब स्टार्ट करने से पहले, समझाने से पहले बता देता हूँ कि हिरोडिनिया से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके विगत एग्जाम में हिरोडिनिया से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें इन सब को बहुत अच्छे से याद रखना है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट यानी बार बार जोर देना है कि हिरोडिनिया यानी स्वच्छ जलीय जोक है, एक ताजे पानी में जो जोक मिलता है, ये सभी जोक ही है, संघ एनेलिडा में आता है। सीधा माइंड में फीड कर देना है, संघ एनेलिडा में हिरोडिनिया आता है। ठीक है, बाकी केचुए हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, यानी फेरेटिमा कहते हैं, वो हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हिरोडिनिया से क्वेश्चन बना है। तो आइए इसको समझते हैं एक बार पूरा, इसके बाद इसको उतारते हैं। पोलीकिड, ये जीव समुद्र में रहते हैं, यानी ये केवल और केवल लवणीय जल में रहते हैं। यानी समुद्र लिखा, यानी जो खारा जल है तो लवणीय जल हो गया। ये जीव समुद्र में रहते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कैसे, लवणीय जल में, लवणीय जल। ठीक है, इन चीजों को लिख सकते हैं हम कि ये जीव समुद्र में रहते हैं, अर्थात कहने का मतलब लवणीय जल में रहने वाले हैं। इसके बाद इनमें शुक शरीर के पार्श्वपादों पर लगे रहते हैं, नहीं पेरापोडिया कहते हैं पार्श्वपादों को, उन पे लगे रहते हैं। और यानी एक शरीर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पार्श्वपाद होते हैं और इनमें शुक लगे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में लार्वा अवस्था ट्रेकोफोर कहलाती है। हमें ध्यान रखना है ये लार्वा अवस्था, हमें इस पूरे फ्लो चार्ट में, मतलब इस पूरे जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसमें 2 चीज विशेष करके ध्यान रखनी है। देखो, पढ़ना हमेशा पूरा पढ़ता है, इसका रीजन होता है ताकि नॉलेज मिले। अगर सीधा ऑप्शन आ गया तो हम ऐसे टाइम पे हमें याद नहीं रहा, ठीक है, जिसे सीधे एग्जाम्पल याद नहीं रहे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन एक पूरा हम डिटेल के साथ में उनके सामान्य लक्षणों को भी पढ़ते तो थोड़ा माइंड में हमारे आ जाता है कि हाँ ऐसे कुछ लक्षण, किसी जिस तरह से एनेलिडा के कुछ लक्षण थे तो हाँ ये कहीं ना कहीं एनेलिडा का हो सकता है, तो थोड़ा माइंड हमारा जा सकता है उस एग्जाम्पल तक। और हम सीधा कहने का तो एमसीक्यू ले, इसके जिस तरह से आपके एमसीक्यू ले आऊँ मैं सीधे के सीधे कि हाँ ये पेपर सॉल्व कर दो, ये इसके अंदर है, तो ऐसे टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, तो इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी होता है। तो ये जीव समुद्र में रहते हैं, अर्थात लवणीय जल में रहते हैं। पार्श्वपाद होते हैं, यानी जो पेरापोडिया होते हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है, लार्वा अवस्था ट्रेकोफोर होती है, यानी जो पोलीकिड होते हैं उनमें जैसे मतलब बच्चा जिस तरह से किसी ने इनके जो जीव जंतु ने जन्म लिया तो उनमें लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है। ट्रेकोफोर कौन सी है, तो लार्वा अवस्था है वो आपकी ट्रेकोफोर है, ये हमें याद रखना है। रेत कृमि, यानी रेत में पाए जाने वाले जो कृमि है, इसको साइंटिफिक नाम है नेरिस। क्या है, नेरिस। इसके बाद समुद्री चूहा, इसको कहते हैं एफ्रोडाइट, समुद्री चूहे को क्या कहते हैं, एफ्रोडाइट। और किटोप्टेरस, ये 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने, ये किटोप्टेरस लिखा है मैंने, 3 एग्जाम्पल याद रखने। देखो, पोलीकिड समुद्र जीव हैं, अर्थात लवणीय जल में रहते हैं, स्थलीय जीव नहीं है। ठीक है, एनेलिडा के अंदर स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। शरीर में शुक शरीर के पार्श्वपादों पर लगे, नहीं पेरापोडिया पर लगे रहते हैं, ये याद रहे, इतना कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं। लार्वा अवस्था याद रखनी, लार्वा अवस्था ट्रेकोफोर होता है। सीधा पूछ सकता है कि संघ एनालिडा के अंतर्गत जो लार्वा अवस्था होती है इसको क्या कहते हैं, ट्रेकोफोर पाई जाती है। 3 में पाई जाती है, 1 में नहीं होती है। ठीक है, इसमें नहीं होती है और इसमें भी नहीं होती है, लेकिन जिसमें भी पाई जाती है वो आपकी ट्रेकोफोर होती है। सिंपल सा हमें याद रखना है कि लार्वा अवस्था ट्रोकोफोर या ट्रेकोफोर होती है। रेत कृमि, जिसको नेरिस कहते हैं, साइंटिफिक नेम नेरिस है। समुद्री चूहा यानी एड्रोफाइट और किटोप्टेरस। देखो, एक तो हमें किटोप्टेरस को और रेत कृमि जो नेरिस है पोलीकिड के अंतर्गत रखा जाता है। रेत कृमि यानी रेत कृमि क्या, जो भी कृमि आ जाए, ठीक है, कीड़े मतलब छोटे जीव हैं, तो ये जो कृमि वर्ड आ जाए आपका, छोटी चीज आता है, समुद्री एड्रोफाइट है, किटोप्टेरस है, ये किटोप्टेरस भी कृमि है। ठीक है, अलग अलग टाइप के, ये जहां आ जाए कृमि तो ये सारे के सारे पोलीकिड किट के अंदर आते हैं, पोलीकिड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नेरिस किसके अंतर्गत आता है, तो पोलीकिड के अंतर्गत आता है।
और किटोप्टेरस पॉली। तो यहाँ पे नेरिस और किटोप्टेरस दो एग्जाम्पल हमें विशेष करके ध्यान रखने हैं, नेरिस और किटोप्टेरस थे। क्योंकि किटोप्टेरस एग्जाम्पल कई और जगह मतलब कहने का मतलब एक थोड़ा हाँ जाना, जिस तरह एग्जाम में कोई क्या पूछा जाता है, थोड़ा जाना पहचाना एग्जाम्पल, जिस तरह से बात कर लेते हैं अपन हेरोडिनिया, केचुए, फेरिटेमा, ये हम जूलॉजी में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा बीएससी के अंतर्गत, ये सारी चीजें हमने पढ़ के रखी है। इसके बाद ओलिगोकिट की बात करते हैं। ओलिगोकिट की, ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। जो ओलिगोकिट होते हैं वो कैसे होते हैं, जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। देखो इसमें जलीय और स्थलीय दोनों में रहते हैं, यानी पॉइंट लगा दिया मैंने, पूरा लिखा नहीं है। ये जलीय और स्थलीय दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद बात करें, इनमें शुक सीधे शरीर की भित्ति में धसे रहते हैं, यानी इसमें जो शुक होते हैं वो पाए तो जाते हैं लेकिन सीधी जो देह भित्ति कहते हैं, ठीक है, वर्ड है देह भित्ति, लेकिन मैं सीधा सिंपल लिख लिया है, शरीर की भित्ति में धसे रहते हैं। यानी कहना का मतलब पार्श्वपादों का पेरापोडिया का अभाव होता है, पेरापोडिया इसमें नहीं पाए जाते हैं, लार्वावस्था नहीं पाई जाती। अब हमें याद रखना है संघ एनेलिडा के जो उपवर्ग हैं, ठीक है, मतलब जो इसको बांटा है, इसमें से जिस तरह से पॉलीकिड, ओलिगोकिड, हेरोडिनिया और आर्किनेलिडा, इनमें से किस में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, तो ओलिगोकिड और हेरोडिनिया में लार्वा अवस्था नहीं है। ठीक है, और मुख्य रूप से ये एक याद रखना है। ठीक है, तो ये जलीय और स्थलीय दोनों में रहते हैं। इसके बाद शरीर की देह भित्ति या शरीर की जो भित्ति होती है उसमें शुक घिसा रहते हैं, लार्वा अवस्था नहीं होती। केंचुए यानी फेरेटिमा, लुब्रिकस यानी जो यूरोपीय कछुआ होते हैं, ये यू लिखा मैंने, यूरोपीय कछुए, यूरोपीय केचुए, और मेगास्कोलेक्स का मतलब होता है जो सबसे बड़ा केचुआ है, वो लगभग ये अपने साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, साउथ इंडिया में पाया जाता है, तो इसमें लिख सकते हैं हम साउथ इंडिया। ठीक है, मेगास्कोलेक्स का मतलब होता है ये सबसे बड़ा केचुआ है जो कि दक्षिणी भारत, साउथ इंडिया में है। लुब्रिकस का मतलब होता है यूरोपीय कछुए, लुब्रिकस यूरोपीय केचुए, और केचुए यानी फेरेटिमा। सिंपल सा एक एग्जाम्पल याद रखना है, फेरेटिमा ये कछुए को किसके अंतर्गत रखा जाता है, ओलिगोकिट के अंतर्गत। ठीक है, रेत कृमि या कृमि को किसके अंतर्गत रखा जाता है, पोलीकिट के अंतर्गत। इसके बाद अब बात करते हैं इसकी कि हेरोडिनिया ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। हेरोडिनिया जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। पार्श्वपाद और शुक का अभाव होता है। एक ये पॉइंट हमें याद रखना है। देखो एक बार में यहाँ थोड़ा रफ हो गया है, वापस लिख लेता हूँ इसको। हाँ, यहाँ देखना, अब हमें याद क्या रखना है, ये पॉइंट विशेष करके हमें ध्यान में रखना है। इनमें जो हेरोडिनिया है, इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है वो कैसा है, ओपन टाइप का है, खुले प्रकार का। दो प्रकार का होता है, बंद प्रकार का, एक खुले प्रकार का। तो खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो पूरा लिख लेना कि खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसके अंतर्गत, हेरोडिनिया के अंतर्गत। तो एक तो ये पॉइंट लार्वावस्था ट्रेकोफोर है, ये दो पॉइंट। एग्जाम्पल तो हमें पढ़ने ही है, फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल तो हमें छोड़ने ही नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, जैसे ये केंचुए हैं, फिर हेरोडिनिया है, हेरोडिनेरिया, फिर ये आपका हो जाएगा बोनीलिया है, और ये हो जाएगा प्रोन्टेपडेला, या फिर हो जाएगा ये पोन्टेपडेला। और ये सारे जोक ही है, ये सारे क्या हैं, ये सारे जोक हैं। ये स्वच्छ जलीय जोक हैं, ये समुद्री जोक हो जाएगा। इस तरह के मतलब जोक के टाइप हैं। हेरोडिनिया इसलिए पूछा जाता है क्योंकि स्वच्छ जलीय जोक है। ठीक है, ये कई जगह पाया जाता है, तो हेरोडिनेरिया। बात करते हैं आर्की एनेलिडा की। किसकी बात करते हैं, आर्की एनेलिडा की। लवणीय जल में रहते हैं, किसमें रहते हैं, लवणीय जल में रहते हैं, अर्थात समुद्री जीव है ये भी। पार्श्वपाद और शुक का होता है, लार्वावस्था इसमें भी पाई जाती है, ट्रेकोफोर। और इसके एग्जाम्पल याद रखना, पोलीगोर्डियस। ये पोलीगोर्डियस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या योजक कड़ी है, जीवित जीवाश्म है ये वर्तमान में, याद रखना। ये आई थिंक मोलस्क का और एनेलिडा की जीवित कड़ी है। और ये हो जाएगा प्रोटोप्सिडिस हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। अब इसको एक बार लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखें,
संघ एनेलिडा का वर्गीकरण। एक बार इसको वापिस समझते हैं और लिखते हैं, ठीक है, आपके नोट्स हो जाएंगे। संघ एनेलिडा का वर्गीकरण, हेडिंग लिखे आप, संघ एनेलिडा वर्गीकरण या जो क्लासिफिकेशन है आपका, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। पहला लिखे पोलीकिड, ओलिंगोकिड, हीरोडिनिया और आर्की एनेलिडा। लिखे पोलीकिड, ओलिगोकिड, ओलिगोकिड, ओलिंगो भी है, ठीक है, ओलिगोकिड और हीरोडिनिया और आर्की एनेलिडा, तीनों याद लिख लिया आपने। पोलीकिड लिख ले, इसके बाद लिखे ओलिगोकिड, हीरोडिनिया और आर्की एनेलिडा, ठीक है, ये आर्की एनेलिडा लिख लिया आप, आर्की एनेलिडा। ये चारों नाम लिखने के बाद पहला पॉइंट लिखे इसमें, सबसे पहले लिखे ये जीव समुद्र में रहते हैं अर्थात लवणीय जल में रहने वाले जीव हैं। पहले लिखे ये जीव समुद्र में रहते हैं, ये जीव समुद्र में रहते हैं अर्थात लवणीय जल में रहते हैं या लवणीय जल में रहने वाले हैं। पोलीकिड के बारे में पता चल गया, किस में रहते हैं, समुद्र में, लवणीय जल में रहने वाले जीव हैं। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया, ये जीव समुद्र में रहते हैं अर्थात कैसे हैं, लवणीय जल में रहने वाले या समुद्री जीव हैं। ओलिगोकिड के अंतर्गत लिखें ये जलीय और स्थलीय दोनों में रहते हैं, सिंपल सा लिख लें, ठीक है, ये जलीय भी होते हैं, देखो ये जलीय लवणीय भी हो सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ये स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं, जैसे नदियों का जल स्वच्छ है, झीलों का जल है। ये जलीय और स्थलीय दोनों आवासों में रहते हैं, ऐसे लिख सकते हो, जलीय और स्थलीय दोनों जगह पे रहते हैं या दोनों आवासों में रहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट लिख लिया हमने, ये जलीय और स्थलीय दोनों आवासों में रहते हैं या दोनों जगह रहते हैं। हीरोडिनिया की बात करें तो ये स्थलीय, ये जलीय और स्थलीय दोनों में रहते हैं। हीरोडिनिया की बात करें तो ये जलीय और स्थलीय दोनों में रहते हैं। इसके बाद ये लवणीय जल में रहते हैं अर्थात समुद्री वाले जल में या लवण वाले जल में रहते हैं। कौन हो जाएगा आपका, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा, आर्की एनेलिडा लवणीय जल में रहते हैं। तो ये पूरा लिख लिया आपने, ये जलीय स्थलीय दोनों में रहते हैं और लवणीय जल में रहते हैं। तो ये इनका पहला पॉइंट हमने, एक पॉइंट ये कवर कर लिया। दूसरा लिखे, ठीक है, एरो करके लिखे, दूसरा लिखे स्टार लिखा है, कोई डिजाइन बनाए, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से अपने नोट को डिजाइन करते हो, किस हिसाब से लिखते हो। देखो इनमें शुक शरीर के पार्श्वपादों पर लगे रहते हैं, इनमें शुक होते हैं वो शरीर के पार्श्वपादों पर लगे रहते हैं, पैरापोडिया पर लगे रहते हैं। इनमें शुक शरीर के पार्श्वपादों पर लगे रहते हैं। फिर इसमें लिखे इनमें शुक सीधे शरीर की देह भित्ति या शरीर की भित्ति में धसे रहते हैं, ठीक है, इनमें शुक सीधे शरीर की भित्ति में धसे रहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट लिखे आपने कि इनमें शुक शरीर के पार्श्वपादों पर लगे रहते हैं, लिख लिया आपने। अब इसकी बात करते हैं, इनमें शुक सीधे शरीर की भित्ति में धसे रहते हैं। इनमें जो शुक होते हैं वो शरीर की सीधी भित्ति में धसे रहते हैं। अब इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं अपन, पार्श्वपाद और शुक का अभाव होता है ना, तो पैरापोडिया होते हैं, नहीं शुक होते हैं। इसके बाद पार्श्वपाद और शुक का अभाव होता है। आर्की एनेलिडा में भी लिखें कि पार्श्वपाद और शुक का अभाव होता है। देखो ये जो दूसरा पॉइंट है इतना जरूरी नहीं है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दिए हैं। तीसरा लिखे इसमें, तीसरा लिखे पोलीकिड के अंतर्गत लार्वा अवस्था ट्रेकोफोर कहलाती है, या जो लार्वा अवस्था होती है वो कौन सी होती है, ट्रेकोफोर होती है। लार्वा अवस्था ट्रेकोफोर प्रकार की होती है या लार्वा अवस्था ट्रेकोफोर होती है, ट्रोकोफोर या ट्रेकोफोर होती है। अब ट्रोकोफोर लिखो या ट्रेकोफोर लिखो, बात एक ही है, लार्वा अवस्था। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, सीधा कई बार पूछा जा सकता है आपको कि एनेलिडा की जो लार्वा अवस्था है किस में पाई जाती है और किस में नहीं, क्या कहते हैं, ट्रेकोफोर। ओलिगोकिड के अंदर लिखे लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, पूरा लिख ले तो लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है ओलिगोकिड के अंतर्गत। हीरोडिनिया में लिखें, देखो अब हीरोडिनिया में मैंने लार्वा अवस्था के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ अपन सीधी बात करते हैं कि खुले प्रकार का, क्योंकि अब लार्वा अवस्था की बात करें, देखो इसमें ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीरोडिनिया में
कि खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसमें हीरोडिनिया में किसी किसी में लार्वावस्था होती भी है और किसी में कई बार नहीं भी हो सकती है। तो लगभग तो इसमें लार्वावस्था होती है, लेकिन हमें ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं हो कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट है इन तीनों में नहीं है, वो पॉइंट यहाँ पे है जो ये है हीरोडिनेरिया। इसमें खुले प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें सीधा पूछ सकता है कि संघ एनेलिडा का निम्न में से कौन सा जीव है जिसमें खुले प्रकार का ओपन सिस्टम टाइप का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो ओपन टाइप का या खुले प्रकार का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हीरोडिनेरिया। ठीक है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है हीरोडिनेरिया में। इसके बाद लार्वावस्था ट्रेकोफोर प्रकार की होती है। ये पूरा लिख लिया आपने। अब इसके हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं एग्जाम्पल की। फिर से बता रहा हूँ, रेत कृमि नेरिस कहलाता है, समुद्री चूहा एड्रोफाइट एफ्रोडाइट कहलाता है, और किटोप्टेरस। हमें एक तो कृमि यानी नेरिस और किटोप्टेरस दो एग्जाम्पल विशेष करके याद रखने। जो भी कृमि शब्द आता है सारे पोलीकिट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद ओलिंगोकिट की बात करें तो केचुए यानी फेरेटिमा। केचुए जितने भी आते हैं सभी ओलिंगोकिट के अंदर, कृमि जितने भी आते हैं पोलीकिट के अंतर्गत आते हैं, और केचुए जितने भी आते हैं वो सारे ओलिगोकिट के अंतर्गत आते हैं। केचुए जितने भी आते हैं ओलिगोकिट के अंदर, तो केचुए यानी फेरेटिमा कहते हैं, साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा। लुब्रिकस यानी जो यूरोपीय कछुए होते हैं, यूरोपीय कछुए जिन्हें लुब्रिकस कहते हैं, क्या कहते हैं, लुम्ब्रिकस। इसके बाद बात करते हैं मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स, ठीक है, ये लिखा है मेगास्कोलेक्स। ये सबसे बड़ा कछुआ है, जो सबसे बड़े कछुए मेगास्कोलेक्स कहलाते हैं। ये इसको दक्षिणी भारत का कछुआ भी कहते हैं, दक्षिणी भारतीय कछुआ, साउथ इंडियन, ठीक है, मेगास्कोलेक्स। तो ये एक तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, साउथ इंडियन वाला, क्योंकि इंडियन से रिलेटेड है। इसके बाद हीरोडिनिया की बात करें तो हीरोडिनेरिया, और इस कोष्टक में लिख लेना कि हीरोडिनेरिया में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद है ये बोनीलिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं लिख रहा हो तो मैं लिख लेता हूँ, बोनीलिया। और इसके बाद पोंटेबडेला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोंटेबडेला, आधा ब डे और ला, पोंटेबडेला। ये तीनों जोक हैं, हीरोडिनेरिया के कोष्टक में लिखना चाहें तो एक और शब्द लिखते हैं, ये स्वच्छ जलीय जोक है, हमें पूछ सकता है। ये हीरोडिनेरिया में स्वच्छ जलीय जोक है। आर्कियानिलिडा में पोलीगोडियस है, जीवित जीवाश्म कहते हैं इसको, और प्रोटोलिड्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, आधा ल है यहाँ पे, ये प्रोटोलिड्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने संघ एनेलिडा के सामान्य लक्षणों को देखा, संघ एनेलिडा का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेकोफोर लार्वावस्था, एग्जाम्पल, ये चीजें हम याद रखने। खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र हीरोडिनिया के अंतर्गत होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दी से इसको उतर एक एक पॉइंट लिखवा भी दिया है मैंने। इसके अलावा आप कुछ एग्जाम्पल लिखने रह गए हैं तो लिखें इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट संघ की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं संघ सिलेंट्रेटा का जो सामान्य लक्षण है और उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे संघ सिलेंट्रेटा के जितने भी मुख्य लक्षण हैं और उनके वर्गीकरण को मैंने पूरा लिख लिया है। और ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, संघ सिलेंट्रेटा के जो मुख्य लक्षण हैं, जो इसके जनरल कैरेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हमें याद रखने ही है एग्जाम्पल, लेकिन जैसे हाइड्रोजोआ है, स्काइफोजोफोआ है और एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ, इनसे ये इसका जो वर्गीकरण है ये कम पूछा जाता है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे पूछे गए हैं उन सभी की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, संघ सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण। ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण अपनी हेडिंग है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है संघ सिलेंट्रेटा, संघ सिलेंट्रेटा की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी, संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण। देखो
सबसे पहले बात करते हैं, ये जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो संघ सिलेंड्रेटा ये मतलब स्थलीय नहीं होते हैं, केवल और केवल जलीय ही होते हैं। एनेलिडा की बात की थी, एनेलिडा कुछ स्थलीय भी थे, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इनके शरीर पर त्वचा की दो परतें पाई जाती है, एक तो बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा। इनके सिलेंड्रेटा के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं, ठीक है, इनके जो बॉडी होती है उन पर दो त्वचा पाई जाती है, नहीं स्किन की दो लेयर होती है, ठीक है, त्वचा की दो परतें होती है, एक तो बाह्य त्वचा और अंत त्वचा। इसके बाद इनकी देह गुहा को सिलेंड्रोन या जठर वाहिनी गुहा या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। गुहा का मतलब होता है कैविटी, गुहा का मतलब कैविटी होता है, तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहा जाता है किसके? सिलेंड्रेटा। हमारे लिए ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि हमें सीधा पूछ सकता है कि सिलेंड्रेटा के अंतर्गत देखो सिलेंड्रोन कैविटी दिया तो सभी बच्चे सीधा सिलेंड्रेटा कर लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं देगा, हमें देगा जठर वाहिनी गुहा या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो किसके अंतर्गत पाई जाती है? सिलेंड्रेटा के अंतर्गत। फिर से बता रहा हूँ, जो इनकी देह गुहा होती है बॉडी में, इनकी देह गुहा को सिलेंड्रेटा या जठर वाहिनी गुहा, तो सिलेंड्रोन कैविटी दिया तो सिलेंड्रेटा हम कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी जिस तरह से नहीं पढ़ गया वो भी तो उससे मतलब सिलेंड्रेटा सिलेंड्रोन कर लेगा, लेकिन हमें ये वर्ड एग्जामिनर इतना इजी नहीं देगा, ये वर्ड नहीं देगा, हमें जठर वाहिनी गुहा या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी किसके अंतर्गत होती है? तो सिलेंड्रेटा के अंतर्गत होती है। ये चीज हमें याद रखनी है। तो थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। इसके बाद जनन लैंगिक और अलैंगिक, यानी अलैंगिक होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन। और आपने 12th की बुक में पढ़ा होगा लैंगिक और अलैंगिक, जो इसका पहला ही चैप्टर है, 12th की बुक का पहला ही चैप्टर है जो अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बारे में बताया हुआ है। वहां पे मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। किस में? हाइड्रा में। तो हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है? सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आता है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका कि जो हाइड्रा होता है ना, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना है, तो हाइड्रा होता है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो सिलेंड्रेटा के अंतर्गत रखा जाता है। और हाइड्रा में मुकुलन होता है। आपने 12th की एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी अपने 12th, तो वहां पे ये मुकुलन के बारे में बता रखा है और दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद में जो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, देखो एक तो थर्ड, इसके बाद ये जो पांचवा और छठा पॉइंट है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेंड्रेटा में बहुत दो खासियत होती है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की। एक तो जो पॉलिप है और मेडुसा, ये दोनों अवस्था क्या होती है हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन कितना भी डीप लेके चले जाए, पॉलिप और मेडुसा से बन सकता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल तो हमें पढ़ना ही है। तो यानी ये जो सिलेंड्रेटा है ये पूरा का पूरा यहाँ अपने एंड हो जाता है, ठीक है। यानी पॉलिप और मेडुसा अवस्था आपको समझ में आ गई तो वो एग्जामिनर कितना भी डीप जाएगा आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे। अब इस अवस्था को समझना, पॉलिप अवस्था क्या होती है, मेडुसा अवस्था को क्या होती है, ये दोनों अवस्था आपको याद रखनी, मुंह जबानी कर लेना। सिलेंड्रेटा के अंतर्गत पॉलिप और मेडुसा जीवन जो लाइफ साइकिल चलती है उनमें दो स्टेप होती है आपकी, एक तो पॉलिप होती है और मेडुसा होती है। वे जीव जिनमें अलैंगिक जनन होता है, जनन के साथ अलैंगिक होते हैं, फिर बेलनाकार यानी उनकी बॉडी बेलनाकार होती है और स्थानबद्ध होते हैं, यानी किसी एक स्थान पर रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, वे ऐसी अवस्था पाई जाती है उन्हें पॉलिप कहा जाता है, उनमें पॉलिप अवस्था पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यानी एक टाइम आता है, मतलब एक ऐसा समय आता है एक किसी जीव में, माने कि उसमें अलैंगिक प्रकार का जन्म होता है, यानी कोई जीव है जो कि सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आ रहा है ऐसे माने, तो किसमें अलैंगिक जनन होता है, उसमें शरीर बेलनाकार है और स्थानबद्ध अवस्था, स्थानबद्ध अवस्था का मतलब होता है वो किसी एक ही जगह अपना जीवन यापन कर, जिससे जलीय होता है तो किसी एक ही एरिया के अंतर्गत वो रहते हैं ज़्यादा, मतलब पूरे जिस तरह से मान लो वो समुद्र के अंदर रहते हैं तो किसी फिक्स एरिया के अंदर रहेंगे, पूरे समुद्र में विचरण नहीं करेंगे, लंबा 10-15 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का एरिया वो रोजाना कवर नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब स्थानबद्ध होते हैं किसी विशेष स्थान पे, वो अपना जीवन यापन लाइफ साइकिल चलाते हैं, अलैंगिक होते हैं और बेलनाकार होते हैं उनका शरीर। तो ऐसा कोई जीव है उसमें पॉलिप कहा जाता है या पॉलिप प्रावस्था पाई जाती है लाइफ साइकिल में, ये हम कह सकते हैं। तो ये प्रावस्था समझ में आ गई। जीवन में यदि अलैंगिक है यानी वो जीव अलैंगिक है, बेलनाकार है और किसी एक स्थान पर अपना जीवन यापन आराम से कर रहे हैं,
तो वो पॉलिप प्रावस्था कहलाती है। अब बात करते हैं मेडुसा प्रावस्था क्या है। ठीक है, पॉलिप और मेडुसा प्रावस्था अच्छे से समझना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। वे जीव जिनमें, देखो यहाँ पे जस्ट सारा के सारा उल्टा हो जाएगा। अलैंगिक लैंगिक है, बेलनाकार तो घंटीनुमा यानी गोल, ठीक है, और स्वतंत्र जीव यानी स्वतंत्र प्लावी, ये 2 पॉइंट याद रखना। यानी वे जीव जो स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीडम है, फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, विचरण करते रहते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना करते रहते हैं, उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। मेड्यूसा कौन सी अवस्था पाई जाती है? मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। तो पॉलिप और मेड्यूसा में, पॉलिप में क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन और स्थानबद्ध रहते, इतना याद कर ले। और शरीर के बारे में पूछे तो बेलनाकार। मेड्यूसा घंटीनुमा संरचना होती है। अब ये स्ट्रक्चर हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, हमें जो अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन 2 चीजें याद रखनी है। पॉलिप में अलैंगिक और मेड्यूसा में लैंगिक जनन होता है। इसके बाद ये स्थानबद्ध होते हैं, एक किसी विशेष स्थान पर रहते हैं। और मेड्यूसा ये क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, गतिशील होते हैं, स्वतंत्र प्लावी होते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है, अवस्था पाई जाती है। तो पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था विशेष करके ध्यान रखनी है, सिलेन टेट्रा के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में ये 7वां पॉइंट इससे रिलेटेड ही है, इन दोनों से रिलेटेड है 7वां पॉइंट। ये दोनों अवस्था एकांतरित रूप से जीवन चक्र में उपस्थित होती है, ठीक है, यानी जीवन अवस्था में, यानी जो भी जीव है उनमें ये दो, उनके लाइफ साइकिल में 2 अवस्था पाई जाती है, पॉलिप और मेड्यूसा, जिन्हें मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। तो मेटाजेनेसिस किसे कहा जाता है? या इस तरह से पूछ सकता है, मतलब 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए हमें कि संघ सिलेन टेट्रा के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो हम जिस तरह से दे देगा कि इनकी जो त्वचा है 2 होती है, तो हम सही कर लेंगे। सिलेन टेट्रा में जो गुहा पाई जाती है, जठर वाहिनी गुहा या गैस्ट्रो, ये भी सही। या फिर पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था से कोई एक ले लेगा, फिर ले लेगा कि इनकी अवस्था को मेटाजेनेसिस कहते हैं, कोई एक हाइड्रा जैसा एग्जाम्पल ले लेगा और बोलेगा कि क्या सभी सही है, 2-3 सही है, एक दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन बना सकता है। तो हमें इसलिए मैं पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए लक्षण भी जरूरी है आपके लिए जानने। तो इसके बाद में अब इसका वर्गीकरण है। तो यहाँ जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी अपने संघ सिलेन टेट्रा का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन इतना ही था, मतलब इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, क्लासिफिकेशन ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। लक्षण इंपॉर्टेंट है। और हाँ, 8वां है कि सुरक्षा एवं आक्रमण के लिए, उसके खुद की सुरक्षा के लिए और अटैक करने के लिए दूसरों पे के लिए दंश सेल यानी दंश कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें निमेटोसिस्ट, ये दोनों शब्द याद रखना, या निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण पाए जाते हैं, देखो कैविटी, तो कई शरीर मतलब ऐसे कई जीव होते हैं जिनके बॉडी के अंतर्गत कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। लैंगिक जनन होगा, नहीं तो अलैंगिक जनन होगा, इन्हें कुछ ना कुछ तो पाया जाएगा। फिर अलैंगिक है, उभयधर्मी है, द्विलिंगी है, कुछ ना कुछ इस प्रकार सब में लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े हैं आपके जो संघ के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, इनमें जो सुरक्षा आक्रमण के लिए दंश सेल पाई जाती है, निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट, ऐसा कोई लक्षण हमने नहीं पढ़ा था। ये इसका एक अलग ही लक्षण है। ये मतलब कहने का संघ सिलेन टेट्रा में पाए जाने वाले जीवों की एक खासियत है, सबसे अच्छी खासियत ये होती है इनमें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हमें ये एग्जाम में, अगर देखो एक तो क्वेश्चन इससे बनता है, पॉलिप और मेड्यूसा से बनता है, ये अगर नहीं पूछा तो लास्ट अंतिम यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है वो, कि जो ऐसे पूछ सकता है हमें कि निम्न में से किस संघ के अंतर्गत निमेटोसिस्ट, निमेटोब्लास्ट या फिर दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो इसके प्रोटेक्शन के लिए और किसी पे अटैक करने के लिए होती है, तो संघ सिलेन टेट्रा के अंतर्गत होती है। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सुरक्षा आक्रमण के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। फिर अब इसको अब मेरे साथ लिखें, एक एक पॉइंट में आपको लिखवा देता हूं। संघ सिलेन टेट्रा के सामान्य लक्षण, तो हेडिंग लिखिए संघ सिलेन टेट्रा के सामान्य लक्षण, आप हेडिंग लिखिए संघ सिलेन टेट्रा के सामान्य लक्षण। पहला पॉइंट लिखिए, यह जलीय होते हैं, यह या फिर ये जीव जलीय होते हैं या ये जलीय होते हैं।
तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया, ये जलीय होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन नंबर 2 पॉइंट की। इनके शरीर पर त्वचा की 2 परतें होती है। इनके शरीर पर त्वचा की 2 लेयर होती है, ठीक है, 2 परतें होती है। एक तो बाह्य त्वचा, इंटरनल और एक्सटर्नल कह सकते हो आप, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इनके शरीर पर त्वचा की 2 परतें होती हैं, एक तो बाह्य त्वचा एक्सटर्नल और इंटरनल यानी अंदर वाली अंतर त्वचा, 2 त्वचा होती है। पहला पॉइंट लिख लिया आपने, ये जलीय होते हैं। दूसरा लिखे, इनके शरीर पर त्वचा की 2 परतें होती हैं। इनके शरीर पर त्वचा की 2 परतें होती है, बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा होती है। ठीक है, ये पॉइंट 2 पॉइंट लिखे अपन ने। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और महत्वपूर्ण करना, इंपॉर्टेंट करना इस पॉइंट को, कि मैं फिर से बता रहा हूं कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिलेंट्रेटा की बात करें, इनकी देह गुहा को सिलेंट्रॉन, इनकी देह गुहा को सिलेंट्रॉन, ठीक है, सिलेंट्रॉन वर्ड हमें नहीं देगा क्योंकि हम सीधा पहचान लेंगे, ठीक है, एग्जामिनर ऐसी गलती तो नहीं करेगा, बहुत इजी दे देगा हमें। या जठर वाहिनी गुहा, ये देखो अलग ही दिखता है कि जठर वाहिनी गुहा किसमें पाई जाती है, एनेलिडा में या फिर मोलस्का में, इक्काइनोडर्मेना या सिलेंट्रेटा। तो हमें याद रखना है जठर वाहिनी गुहा, ये आपको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी किसमें पाई जाती है, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है। जनन, इसके बाद 4th पॉइंट लिखे, ये लिख लिया, देह गुहा को सिलेंट्रॉन या जठर वाहिनी गुहा गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है, या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनन, लैंगिक और अलैंगिक में कोष्टक में लिखना मुकुलन दोनों प्रकार का पाया जाता है। जनन होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है, और अलैंगिक में अनसेक्सुअल के अंदर इसमें लिख लेना आप मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रा हमने पढ़ा है, तो आप देख लेना 12th के एनसीईआरटी में हाइड्रा का एग्जाम्पल दे रखा है मुकुलन के अंतर्गत, इसलिए तो क्वेश्चन सीधे के सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते, थोड़ी लैंग्वेज या थोड़ा डीप चले जाता है बस, तो हमें चीज़ों को जानकर थोड़ा और डीप पढ़ना है। इसके बाद पोलिफ की बात करते हैं, पोलिफ और मेडुसा, ठीक है। पोलिफ वे जीव जिनमें लैंगिक, बेलनाकर और स्थानबद्ध अवस्था पाई जाती है, समझा दिया मैंने, यानी वे जीव जिनमें अलैंगिक जनन होता है, शरीर की संरचना बेलनाकर होती है और वो स्थानबद्ध होते हैं, किसी एक स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन चक्र चलाते हैं, ऐसी अवस्था पाई जाती है, पोलिफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलिफ कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे, और मेडुसा लिख लिया अपने 5वां पॉइंट, वे जीव जिनमें अलैंगिक, बेलनाकर और स्थानबद्ध अवस्था पाई जाती है, पोलिप कहलाते हैं। नंबर 6 पॉइंट की बात कर ले, दोनों ही महत्वपूर्ण है। मेडुसा वे जीव जिनमें अलैंगिक जनन, घंटीनुमा संरचना और स्वतंत्र प्लावीय अवस्था पाई जाती है, मेडुसा कहलाते हैं। वे जीव जिनमें लैंगिक, घंटीनुमा, स्वतंत्र प्लावीय अवस्था पाई जाती है, मेडुसा कहलाता है। इसके बाद 7वां, ये जीव दोनों अवस्थाएं, ये दोनों अवस्थाएं, 7वां इन दोनों से रिलेटेड ही, ये दोनों अवस्थाएं एकांतरित रूप से जीवन चक्र में उपस्थित होती है। एकांतरित रूप से जीवन चक्र में क्या होती है? उपस्थित होती है। ये दोनों अवस्थाएं एकांतरित रूप से जीवन चक्र में उपस्थित होती है, जिनमें मेटाजेनेसिस कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस। तो एक तो ये वर्ड भी हमें ध्यान रखना है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। 7 पॉइंट हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1, 2, 3, 4, इन पूरे में से 4 पॉइंट विशेष करके ध्यान रखने, बाकी तो यह हमें ध्यान रखना ही है, ठीक है। सुरक्षा एवं आक्रमण के लिए 8वां पॉइंट लिखना, सुरक्षा एवं आक्रमण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, किसी और पे अटैक करने के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। दोनों वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेना, कोष्टक में भी बंद कर लेना अच्छे से। निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा अपने। इसके बाद में ये 8 पॉइंट लिख लें। इसके बाद में आप हेडिंग लिखें, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण। इसके बाद लिखे हम सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण, तो यहां लिख लें हम सिलेंट्रेटा का क्या हो जाएगा?
वर्गीकरण, सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण, सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण। अब तीनों लिख लें, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ। एक बार तीनों लिखे आप, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। ये है आपका एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। फिर से नाम बता रहा हूं, हाइड्रोजोआ, फिर स्काइफोजोआ और एंथोनोजोआ या एक्टिनोजोआ। तीनों नाम लिख लिया आपने। अब इसमें लिखें, इसमें पहला पॉइंट लिखें, पोलिप अवस्था पाई जाती है। हाइड्रोजोआ के अंदर लिखें पोलिप अवस्था पाई जाती है। अब पोलिप अवस्था क्या है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ अच्छे से समझा दिया है कि हाइड्रोजोआ पोलिप अवस्था पाई जाती है, पोलिप अवस्था ये रही। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बेलनाकार होता है, स्थानबद्ध होते हैं, अलैंगिक होते हैं, वरना 3-4 फालतू में पॉइंट यहाँ लिखने पड़ते हैं। इससे अच्छा दोनों पॉइंट को यहाँ मैंने सिमट दिया। तो हाइड्रोजोआ लिखे पोलिप अवस्था पाई जाती है, पोलिप अवस्था पाई जाती है। और उदाहरण लिखे इसमें हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। और इसको हम कह सकते हैं स्वच्छ जलीय हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर कोष्टक में लिख लेते हैं स्वच्छ जलीय हाइड्रा। अपना लिखना चाहे तो लिख लें। देखो हाइड्रोजोआ, फिर इसके बाद लिखना पहला पॉइंट में, पहला पॉइंट पोलिप अवस्था पाई जाती है। कौन सी पोलिप अवस्था पाई जाती है, एग्जाम्पल लिखना। दूसरे पॉइंट में एग्जाम्पल लिखना, हाइड्रा और ओबेलिया। क्या हो जाएगा, हाइड्रा और ओबेलिया। ये दो एग्जाम्पल, एक तो हाइड्रा है और दूसरा है ओबेलिया। दो एग्जाम्पल लिख लिए अपने, हाइड्रा और ओबेलिया। अब बात करते हैं स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ, इसमें लिखना मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। पूरा लिख लेना, मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। स्काइफोजोआ के अंतर्गत मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। तो मेड्यूसा अवस्था को हमने पूरा यहाँ समझ लिया। यहाँ 3-4 पॉइंट लिखने नहीं, हमें सीधा शॉर्ट में लिखें मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। इसके बाद में एग्जाम्पल लिखें, पहला पॉइंट लिख लिया मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। फिर ओरेलिया और कोष्टक में लिखना जेलीफिश, ठीक है, कोष्टक में लिखना जेलीफिश। ओरेलिया, कोष्टक में लिखना जेलीफिश और राइजोस्टोमा। दूसरा एग्जाम्पल लिखना राइजोस्टोमा, दूसरा है राइजोस्टोमा। और इसके बाद लिखना साइनिया। एक और लिख लेना साइएनिया, ठीक है, साइनिया। यहाँ लिख लेता हूं मैं, यहाँ देखो ये हो जाएगा साइनिया। तो मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है, ओरेलिया यानी जेलीफिश, राइजोस्टोमा और साइनिया। ये 3 एग्जाम्पल इसमें हमें ध्यान रखने हैं। एंथोजोआ, एंथोजोआ में लिखना और एक्टिनोजोआ, पोलिप अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है, पोलिप अवस्था पाई जाती है। पूरा लिख लेना इसमें, इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है, इसमें पाई जाती है पोलिप अवस्था, पोलिप अवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल लिखना, पहला पॉइंट लिख ले, एग्जाम्पल है पेंटुला। क्या है पेंटुला, और समुद्री कलम कहते हैं, हिंदी में इसको समुद्री कलम कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री कलम। दो एग्जाम्पल याद रखना, एक तो पेंटुला है और कोष्टक में लिखना समुद्री कलम, और दूसरा एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन, समुद्री एनीमोन। और ये एग्जाम्पल हमारे लिए, एक तो हाइड्रा, ठीक है, तो हाइड्रोजोआ के अंतर्गत रखते हैं और पोलिप अवस्था पाई जाती है। और ये समुद्री एनीमोन, एनीमोन नाम वर्ड आपने सुना होगा, एनीमोन नाम सुना होगा, समुद्री एनीमोन होते हैं, ये एंथोजोआ के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये एग्जाम्पल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, हाइड्रा और समुद्री एनीमोन। इस प्रकार हमने संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण, जो सामान्य लक्षण थे, उनको देख लिया। किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताया मैंने, और इसके सारे के सारे लक्षण देख लिए, और इसके वर्गीकरण को भी हमने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिए, पोलिप अवस्था, मेड्यूसा अवस्था क्या है, वो सारी चीजें देख ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संघ की, बात करते हैं मोलस्का संघ की। नेक्स्ट ले लेते हैं हम मोलस्का संघ, ठीक है। अब हम संघ मोलस्का की बात करते हैं। संघ मोलस्का के सामान्य लक्षण क्या है और उसका वर्गीकरण क्या है। तो आइए इसके सामान्य लक्षणों को देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला है कि मोलस्का
ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, मोलस्का। मोलस्का का अर्थ होता है कोमल या कोमल शरीर वाले जंतु। मोलस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोलस्का का शाब्दिक अर्थ होता है कोमल या फिर कोमल काय, यानी कोमल बॉडी वाले जो जंतु होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है, उनको मोलस्का संघ के अंतर्गत रखा जाता है, या फिर इनका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मीन होता है मोलस्का का। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये जलीय और स्थलीय होते हैं। और जलीय और स्थलीय के अंतर्गत आपके जलीय, एक तो स्वच्छ जलीय भी हो जाता है जैसे नदी वाला जल है, और समुद्र वाला जल, यानी स्वच्छ जलीय भी होते हैं, और लवणीय जल में भी रह सकते हैं, और इसके अलावा ये स्थलीय भी होते हैं। इनमें गैसों का आदान प्रदान एक या एक से अधिक क्लोम के द्वारा, क्लोम या टिनिडिया के द्वारा होते हैं। ठीक है, क्लोम के द्वारा या टिनिडिया के द्वारा होता है। इनमें गैसों का आदान प्रदान एक या एक से अधिक क्लोम या टेनिडिया के द्वारा होता है। फिर उत्सर्जन प्राय एक जोड़ी थैलीनुमा वक या मेटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा, मेटोनेफ्रिडिया। क्या हो जाएगा? मेटोनेफ्रिडिया। तो किस संघ के का जो उत्सर्जन अंग है वो मेटोनेफ्रिडिया कहलाता है, तो मोलस्का संघ का कहलाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता हमें कि किस संघ का, या फिर इस तरह का मेट्रोनेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग किसका है, तो मोलस्का का है। तो हमारे लिए ये पॉइंट, चौथा पॉइंट है, वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद इनमें लिंग प्राय पृथक पृथक होते हैं, कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। गोंगा और जो सीपिया होते हैं वो कैसे हैं? उभयलिंगी होते हैं। मोलस्का का वर्गीकरण उनकी पाद की संरचना, श्वसन अंगों की बनावट, मेंटल और कवच की संरचना के आधार पर किया जाता है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन, जितने भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, चाहे हम वर्टिब्रेट पढ़ा, इनवर्टिब्रेट पढ़ा, ये जो छठा पॉइंट लिखा है, वर्गीकरण का आधार क्या रहा? अगर हम मतलब किसी जगह हमने पॉइंट को मेंशन किया है, किसी जगह नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसके हर टॉपिक के हम 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था हर टॉपिक के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी बायो के टोटल 1000, कम से कम 1000 से 1500, मतलब 1000 से 1500 के बीच में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। केमिस्ट्री के भी 1000 क्वेश्चन, 1000 प्लस केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो उनके अंदर मैं जब क्वेश्चन को बनाऊंगा, ठीक है, तो एक तो पुराने पेपर उठा लेंगे अपन, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जिनमें से कुछ मिस हो गया है उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा बाकी। तो मोलस्का के वर्गीकरण पाद की संरचना, श्वसन अंगों की बनावट, मेंटल और उनकी कवच की संरचना के आधार पर किया जाता है। अब देखा, अब मोलस्का में सिंपल सा है, इनके जो मतलब ये लक्षण है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर बना है। इनके जो उदाहरण है, इनके जो एग्जाम्पल है, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। तो चलो, आप सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखिए मोलस्का संघ के सामान्य लक्षण। आप मेरे साथ ही लिखिए, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मैं बता दूंगा। देखो, एक घोंगा है, पाइला है, काइटन है, इनको किसके अंदर रखा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो हम इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखे संघ, यानी मोलस्का संघ के सामान्य लक्षण या संघ मोलस्का के सामान्य लक्षण। तो ये अपनी हेडिंग हो जाएगी, आप मेरे साथ ही लिख लीजिए मोलस्का संघ के सामान्य लक्षण। और पहला लिखना मोलस्का का अर्थ। मोलस्का का अर्थ क्या हो जाएगा? मोलस्का का अर्थ कोमल या कोमलकाय जंतु होता है। यानी मोलस्का का अर्थ कोमल या कोमलकाय जंतु होता है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया, इसको याद जरूर रखना, ठीक है, कि कोमल, इस सभी के अर्थ देख लेंगे हम, ठीक है, एनेलिडा की अर्थ, सिलेंड्रेटा, सभी के अर्थ जरूर देख लेंगे। मोलस्का का अर्थ कोमल या कोमल जंतु होता है। इसके बाद में दूसरा है, ये जलीय और स्थलीय होते हैं। ठीक है, जलीय यानी लवण में भी रह सकते हैं, स्वच्छ जल, दोनों प्रकार के जल में रह सकते हैं। इसके बाद स्थल है, स्थल पे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं संघ मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जीव। इनमें गैसों का आदान प्रदान क्लोम या टिनिडिया के द्वारा होता है। इनमें गैसों का आदान प्रदान, तो इन पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट को, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि संघ मोलस्का में गैसों का आदान प्रदान क्लोम के द्वारा होता है, क्लोमों के द्वारा होता है। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास बीएससी फर्स्ट ईयर की जो इनवर्टिब्रेट वाली बुक है, या मतलब आपने 12th में कई मतलब चीज़ें पढ़ी है, तो क्या करना कि जिस मोलस्का संघ के आने वाले जो इसके अंतर्गत आने वाले जीव एनेलिडा,
तो इनके जिस तरह से काइटन है या फिर गोंगा है पाइला, इनका क्या डायग्राम देख लेना, इनके चित्र देख लेना, इनका डायग्राम देख लेना। आपने प्रैक्टिकल वर्क किया ही होगा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सब में। तो इनके जो कहने का मतलब है, इनके जो सामान्य लक्षण हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है, अगर आप एक बार इनके स्ट्रक्चर को माइंड में देख लेना, मतलब इस तरह से देख हुआ इनकी कैविटी होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति होती है। तो क्या वो अगर डायग्राम आपने देख लिया तो उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण याद रह जाएंगे। क्लासिफिकेशन तो ध्यान रखना ही है, लेकिन हो सके ये आप काम करना, इनके डायग्राम यानी इनके चित्र मोस्ट ऑफ क्या कर देना, इनके एक जनरल चित्र देख लेना किसी से भी, यानी कहाँ आप प्रैक्टिकल बुक होगी, ठीक है, प्रैक्टिकल बुक में आपके पास ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बॉटनी जूलॉजी की बात करें, बॉटनी में बहुत सारी ऐसी डायग्राम हम देखते याद रह जाता है, ठीक है, कि उसमें भी कई प्रकार के उत्तक होते हैं। तो तो इस प्रकार ध्यान रखना। इसके बाद में पांचवा है, इनमें लिंग प्राय पृथक पृथक होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं नर और मादा, परंतु कुछ उभयलिंगी भी होते हैं, तो गोंगा और शिपिया, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। गोंगा और शिपिया उभयधर्मी होते हैं या उभयलिंगी, सॉरी, ठीक है, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं संघ मोलस्का में, लेकिन उभयलिंगी होते हैं वो गोंगा और शिपिया होता है, गोंगा और शिपिया, गोंगा और शिपिया। 5 पॉइंट लिख लिए आपने, ये भी लिख लिया। उत्सर्जन प्राय एक जोड़ी हम, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें, उत्सर्जन प्राय एक जोड़ी थैलीनुमा वक या मेटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। तो चौथा पॉइंट आप मेरे साथ लिखिए, उत्सर्जन प्रायः एक जोड़ी थैलीनुमा वक्र के द्वारा या मेटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, मेटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, और इस पॉइंट को हमें इंपॉर्टेंट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात करते हैं आपके 5वें पॉइंट की। इनमें लिंग प्राय पृथक पृथक होते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों ही जनन अंग अलग अलग होते हैं। लिंग पृथक पृथक का मतलब होता है नर और मादा जनन जो अंग है दोनों ही अलग अलग हैं, परंतु कुछ उभयलिंगी भी होते हैं, गोंगा और शिपिया। तो ये हमने 5वां पॉइंट लिख लिया, आपने 5वां पॉइंट भी लिख लिया होगा, लिंग प्राय पृथक पृथक होते हैं, ठीक है। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं, मोलस्का का वर्गीकरण, उनकी पाद की संरचना, उनकी पाद की संरचना, श्वसन अंगों की बनावट, मेंटल और कवच की रचना के आधार पर किया जाता है। तो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ जो छठा पॉइंट लिखा है ये हमने एनेलिडा है, सिलेंट्रेटा, उनमें ये नहीं पढ़ा है ये पॉइंट, तो हम देख लेंगे, ठीक है, कि मतलब किस आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। तो इतना ज़्यादा नहीं है महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी हमें पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। कवच की रचना के आधार पर किया जाता है, ये आपका छठा पॉइंट हो गया। मोलस्का का वर्गीकरण पाद की रचना, श्वसन अंगों की बनावट, मेंटल और कवच की रचना के आधार पर किया जाता है। 6 पॉइंट हमने इस तरह से उतार लिए। अब बात करते हैं, अब हेडिंग लिखे आप या लिख लेना, ठीक है, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब 6 पॉइंट लिखने के बाद लिखना मोलस्का संघ का वर्गीकरण। 6 पॉइंट लिखने के बाद आपने लिखना मोलस्का संघ का वर्गीकरण लिखना, ठीक है, मोलस्का संघ का वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार हमने लिख लिया है, किस किस आधार पे किया गया है, और इसके बाद में ही यहाँ हेडिंग लिख लेना मोलस्का संघ का वर्गीकरण लिखे। इसका फिर वर्गीकरण करके ये 5 लिख लिया, मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, फिर एम्फिन्यूरा, स्केफोपोडा और गैस्ट्रोपोडा और पेलिसिपोडा। देखो, एक तो ये पेलिसिपोडा और गैस्ट्रोपोडा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और वो भी गोंगा से रिलेटेड है, इसलिए मोनोप्लेकोफोरा पहला लिखे, मोनोप्लेकोफेरा पहला लिखे आप, मोनोप्लेकोफेरा, फोरा मतलब, और इसमें लिखे 6 जोड़ी। हाँ देखो, अब मैं आपको बता दूं, मोनोप्लेकोफोरा है, फिर स्केफोडा है, फिर गैस्ट्रोपोडा और सिफिलोपोडा, इनके भी अगर लक्षण देखे जाएं तो कम से कम 6-6, 7-7 पॉइंट सब में है, लेकिन वो पूरा का पूरा बुक थापना हो जाता है पूरे के पूरे, यानी जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है सारी की सारी थोप दो आप पे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। हमें क्या देखना है, हमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं वही देखने हैं, या फिर हम सीधे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। हमें देखो, इन लक्षणों को तो याद रखना ही रखना है, और उदाहरण क्लासिफिकेशन के अंदर एग्जाम्पल को देखने हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने बता दूं कि मोनोप्लेकोफोरा है और गैस्ट्रोपोडा, इनकी बात कर लूँ मैं,
ठीक है। तो इनमें 6.77 पॉइंट और है, और ये सम्मिति पाई जाती है, लैंगिक अलैंगिक जनन है, किस प्रकार का जनन है, और क्या क्या कौन सी कैविटी पाई जाती है। लेकिन आज तक एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया है कि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है। क्वेश्चन बना ही नहीं है, तो फालतू चीज़ें पढ़ने से मतलब नहीं, ज्ञाता तो बनना नहीं है, हमें तो जॉब लेनी है। तो मोनोप्लेकोफोरा इन चीज़ों, अब देखें 6 जोड़ी वक्र होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें 6 जोड़ी वक्र होते हैं। ठीक है, 6 जोड़ी वक्र होते हैं। एग्जाम्पल लिखे नियोपिलाइना, नियोपिलाइना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नियोपिलाइना। मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत 6 जोड़ी वक्र होते हैं। एग्जाम्पल लिखा नियोपिलाइना, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, नियोपिलाइना। इसके बाद है एम्फीन्यूएरा, एम्फीन्यूएरा उसमें लिखना ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, पूरा लिख लेना, डॉट लगा लेता हूँ। ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है, ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको पूरा लिखना चाहें तो परिवर्धन के समय ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। परिवर्धन के समय ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल है काइटन और कीटोडर्मा। तो काइटन एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, काइटन और टीकोडर्मा, सॉरी कीटोडर्मा, टीकोडर्मा नहीं कीटोडर्मा, एक तो काइटन और कीटोडर्मा। तो लिखे एम्फीन्यूरा के अंतर्गत काइटन और कीटोडर्मा को। इसके बाद स्केपोफोडा, स्केपोफोडा की बात कर लेते हैं। तो ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था, परिवर्धन के समय ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, जब इनका परिवर्धन होता है। हाथी दांत कवच, एग्जाम्पल है हाथी दांत कवच, क्या हो जाएगा, हाथी दांत कवच। अब बात करते हैं गैस्ट्रोपोडा, और गैस्ट्रोपोडा को वेरी इंपॉर्टेंट कर लिया गैस्ट्रोपोडा को, क्योंकि इसमें गोंगा पाइला और दोनों चीज आ जाती हैं, और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किसके अंदर रखे जाते हैं, तो मोलस्का के अंदर। देखो गैस्ट्रोपोडा में लिखे ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था या वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है। गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत परिवर्धन के समय ट्रेकोफोर लार्वा अवस्था या वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है, वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो पहला पॉइंट देख लेना, गैस्ट्रोपोडा में ट्रेकोफोर या वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल लिखना गोंगा यानी लाइमेक्स, क्या हो जाएगा, गोंगा यानी लाइमेक्स, गोंगा यानी लाइमेक्स और पाइला, दोनों ही एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं। हमें सीधा पूछा जाएगा पाइला या गोंगा को किस संघ में रखा जाता है, मोलस्का के अंतर्गत रखा जाता है, या फिर लगा गोंगा या निम्न में से कौन सा जीव है, या फिर कौन सी ऐसी प्रजाति है जिनको संघ मोलस्का में रखा जाता है। ऑप्शन में कहीं गोंगा या पाइला मिल जाएगा। देखो ऐसे अटपटे नाम तो हमें नहीं देगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, काइटन दे सकता है, हाथी दांत कवच दे सकता है, ये भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हमें गोंगा, पाइला, काइटन ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके बाद पेलिसिपोडा, पेलिसिपोडा या पेलिसिपोडा, इसको पेली भी कहते हैं या पेलिसिपोडा कहते हैं, वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो परिवर्धन के समय वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है। और यहाँ पे सीपी ओएस्टर आपने बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत सुना होगा, यानी पढ़ा होगा, सुना तो क्या होगा आपने, कि जो ओएस्टर होते हैं मोती संवर्धन, ठीक है, मोती संवर्धन के समय ये ओएस्टर वर्ड सुना होगा आपने। तो ओएस्टर है और टेरिडो, वेलिजर लार्वा अवस्था सीपी, ठीक है, ओएस्टर है, ये मोती संवर्धन जो किया जाता है इन ओएस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और हाँ ये मोलस्का संघ के सामान्य लक्षण हैं 6, और ये इनका वर्गीकरण है। इस प्रकार हमने मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन था उसका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को मतलब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने जो भी स्टूडेंट है या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आपकी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या बीएससी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11-12 का भी चीज़ें आ जाती है इसमें, बीएससी की चीज़ें आ जाती है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगती है उन सभी तक पहुंचाएं, शेयर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।